370 को ख़त्म किए हुए 5 साल हुए, लेकिन इलेक्शन 10 साल के बाद। तो मेरे ख्याल में आज़ादी के बाद ये पहली दफ़ा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए। इससे पहले लंबा समय जो था वो गवर्नर रूल हुआ था 1990 में, और 6.5 साल के बाद इलेक्शन हुए थे 96 में समर में। तो 6.5 साल लंबा समय था, लेकिन इस साल ये इस दफा 10 साल के बाद हो रहे हैं। तो पूरा देश, पूरा मीडिया, और मीडिया से ज्यादा और लीडरों से ज्यादा जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब होंगे। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। और फ्री और फेयर से ज्यादा आजकल जो पिछले कुछ महीनों से फेयर है, आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज्यादा उसका असर है। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी। लोग इसलिए ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान होती है। सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं। रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन न हो और ऑफिसर्स का रूल हो, तो ऑफिसर रूल कितना भी मेहनती हो तो वो 10 से 5 तक खत्म हो जाता है। तो आधा काम होता है दिन, और जिसकी वजह से ढेर सारे हजारों काम जो लोगों के छोटे मोटे होते हैं, स्टेट गवर्नर लेवल का काम है, बड़ी सड़क बन गई, कोई बिजली का प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन कनेक्शन है कि नहीं ये एमएलए तक देखता है। स्कूल में टीचर है कि नहीं ये एमएलए की शिकायत और एमएलए मिनिस्टर के ध्यान में लाता है। हॉस्पिटल तो बना है, लेकिन उसमें डॉक्टर है कि नहीं। मुझे मालूम है कई जगह जहां 20-20 डॉक्टर थे हॉस्पिटल्स में, अब एक डॉक्टर 5-5, 6-6 साल से। लेकिन क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है या उन दूर दराज इलाकों में कोई पहुंचने वाला नहीं है, उसका समाधान निकालने वाला कोई नहीं। तो इसलिए लोगों को जो 10 साल से तकलीफ हुई है वो दूर हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। और एक इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा काम किया है कि पहले जो 8-8 फेजेस होते थे और 2-3 महीने चलता था इलेक्शन, कैंपेन करने वाले भी और लीडर्स भी तब तक थक के चूर हो जाते थे, उस इलेक्शन का फायदा ही नहीं होता था। अब इसको बहुत घटा के 1/3 तकरीबन समय में खत्म कर दिया। तो यही हमें बहुत खुशी है। सवाल ये नहीं है कि कौन पार्टी हुकूमत बनाता है, कौन सीटें कितनी लड़ता है, ये उतना जरूरी नहीं। इस वक्त जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया,
जो भी बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। अब ये लोगों पर है कि वो किस तरह के नुमाइंदे चुने, काम करने वाले नुमाइंदे चुने या जिनको काम में कोई रुचि नहीं है या पब्लिक में रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, उनको चुने। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी किसी न दिल्ली पर होगी, न किसी लीडर पर होगी, न किसी पार्टी पर होगी, वो लोगों पर होगी, क्योंकि लोगों ने वोट उनके हाथ में। इस वक्त मास्टर कोई नहीं है। इस वक्त जो मास्टर हैं अपनी तकदीर का, अपनी किस्मत का, अपना लीडर चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, वो मतदाता है, वो वोटर्स हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वोटर्स सोच समझ के अपने नुमाइंदे चुने जो उनकी सेवा करें, खिदमत करें, अपने इलाके की खिदमत करें, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग ये बनाएं और बगैर किसी मजहब धर्म के वोट दें। ये जो बीच में अभी कुछ बीमारी निकली है कि धर्म के, जात के, कास्ट के नाम पे वोट देना, जात के और कास्ट के नाम पे वोट तो दिए जा सकते हैं लेकिन प्रगति नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए डेवलपमेंट का ज़्यादा ध्यान रखें, विकास का ध्यान रखें, अपने इलाके की बहबूदी का ख्याल रखें, धर्म और जाति और कास्ट से ऊपर उठकर और जज्बात में वोट नहीं दें। जम्मू कश्मीर में एक नई चीज़ आई है जो पहले भी थी, बीच में खत्म हो गई थी। अब लोग जज्बात पे वोट देते हैं, तो जज्बात तो 24 घंटे में खत्म हो जाती है। फिर जज्बात से डेवलपमेंट नहीं होती, जज्बात से लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर नहीं होते हैं। तो दो चीज़ों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो मीडिया से भी कि वो उसको बैलेंस रखें। आज बहुत इतनी अफवाहें चल रही हैं और इन 10 सालों में एक चीज़ और बढ़ गई है कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में इतनी अफवाहें चलती हैं कि दुनिया का बदल देते हैं, एमएलए भी बदल देते हैं, कास्ट भी बदल देते हैं, धर्म भी बदलते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह से अंदाजा लगाता है जैसे कोई पार्टी अपनी जगह रही नहीं है, उसको कहते हैं इसमें गया, उसमें गया, इसमें गया। तो सोच समझ के दिल्ली का जो मीडिया है उसको वेरीफाई करिए, जिस व्यक्ति के बारे में खबर है उससे पूछें, अफवाहों पे कम असर पड़े, क्योंकि उस पे भी वोट पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है। क्योंकि आप न्यूज़ गलत है तो लगा दी और बाद में तो वो गलत खबर थी, लेकिन तब से तो वोटर का तो जहन बदल गया, दिमाग बदल गया। और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया का भी सोच समझ के वो इस्तेमाल करें, न कि बगैर सोचे समझे खाली की खबर लगानी है और नाम सोशल मीडिया में है। ये तमाम चीज़ें जो हम देखते हैं आज और जिसमें हर दिन दुनिया बदलती है, तो 10 साल तो एक बहुत समय होता है। ये नई चीज़ें आ गई, सोशल मीडिया आज गाँव में बहुत ज़्यादा, शहरों से भी ज़्यादा देखा जाता है और जिसमें वेरीफाइड न्यूज़ नहीं होती। टेलीविज़न वाले तो भी जवाबदेह होते हैं, प्रिंट वाले जो और भी उनको समय मिलता है 24 घंटे करेक्शन करने में, लेकिन सोशल मीडिया इधर लग गया और आ गया। तो सोशल मीडिया का जो हम स्वागत करते हैं, लिखने वालों का भी, पढ़ने वालों का भी, लेकिन लिखने वालों को भी और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना होगा। आजाद साहब, आपने जिक्र किया 10 साल में बदलाव आया है, 10 साल में आप में भी बदलाव आया है, कांग्रेस पार्टी का हर समाज है। अब 10 साल पहले जितने हम जवान थे आज नहीं थे। नहीं, तो अब कांग्रेस पार्टी में भी आप नहीं है। आजाद साहब, आपने दूसरी पार्टी बनाई कांग्रेस पार्टी छोड़कर। आपकी पार्टी का इस चुनाव में किस तरह का रोल रहेगा? क्या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या अकेले जाएंगे? देखें, कल शाम तक अभी 3 बजे तक भी आधे मेरे पास टेलीफोन आते थे, 90% ये हरियाणा का होगा, जम्मू कश्मीर का होगा नहीं। तो अब यकीन हो गया कि अब हो गया, क्योंकि हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे कब होगा। बल्कि जब हमने पार्टी बनाई थी, छोड़ा था, तो उस वक्त हमें उम्मीद थी कि 2 महीने में इलेक्शन हुई, तो हमने अपनी कैंपेन 2 साल पहले खत्म कर दी, इसलिए अब बैठ गए। सैकड़ों पब्लिक मीटिंग की। तो मैंने इसमें पहले ही कहा कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे, और बदलाव यही नहीं आया, बदलाव पूरे हिंदुस्तान में आया, नेशनल लेवल पे आया बदलाव। नेशनल लेवल पे भी आपने 2 महीने पहले देखा कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियां लड़ी थी, लेकिन
इस वक्त पूरा देश दो गुटों में बटा हुआ था, इंडिया अलायंस एंड एनडीए अलायंस। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, इतना कभी नहीं हुआ। नई कई पार्टियां बनी हैं, कई पार्टियां चुप हो गई हैं, स्टेटों में नई पार्टियां बनी हैं, स्टेटों में कई महाराष्ट्र में देखें दो पार्टी की कितनी पार्टियां बन गई हैं। तो बदलाव तो पूरे देश में आया है, क्योंकि समय 10 साल बहुत समय होता है। सर, बीपीएपी कितनी सीटों पर लड़ेगी सर? आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? किसी पार्टी और क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? आप सीएम का चेहरा होंगे? देखें, इस वक्त में कोई सीएम का चेहरा की जरूरत नहीं है। इस वक्त है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कोई भी लीडर हो। लोगों की इस वक्त सभी लीडरों को ये छोड़ देना चाहिए कि मैं लीडर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा। इस वक्त यह है कि लोगों को सुविधा बनेगी। मुझे लगता है चीफ मिनिस्टरों से ज्यादा इस वक्त लोगों को एमएलए की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे काम है, और जैसे मैंने कहा कि वो जहां सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक जा सकते हैं, दरवाजे खुले हों। ऑफिसर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके समय जो था वो 10 से 4, 10 से 5 था। तो अब समय का, जब चुने हुए नुमाइंदे आएंगे तो समय उनके पास कुछ नहीं होता, रात को 2 बजे भी पहुंच जाते हैं जब इमरजेंसी होती है। हमने कई जब बीमार कोई होता है 2 बजे 4 बजे भी उठाते थे। हमको क्या, पूरी पॉलिटिशियन को, पूरे हिंदुस्तान को। तो ये एक बड़ी सुविधा होती है चुने हुए नुमाइंदों में और न चुने हुए नुमाइंदों में। सर, गठबंधन वाले सवाल पर आपने जवाब नहीं दिया कि क्या गठबंधन में जा सकते हैं? सर, इसी के साथ जोड़ता हूँ। देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में लड़ेगी। आपने भी नई पार्टी बनाई थी। गठबंधन और आपकी पार्टी का रुख क्या रहेगा? आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे 90 में से? अभी आज इलेक्शन हुआ, अभी हमें मिला है 1 हफ्ता, इसमें डिसाइड करेंगे सब लोगों से। मैंने बताया कि अभी 3 बजे तक किसी को यकीन ही नहीं था। अब आज के बाद हमारा काम और कार्रवाई शुरू होगी। अकेले जाना है, किसके साथ जाना है, कितनी सीटें लड़नी है, कितने लोग सक्षम हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है इलेक्शंस के बीच में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसोर्सेज। इस 10 साल में ये भी बहुत, उसमें भी बहुत बदलाव आया है। 10 साल, एक 10वां हिस्सा, आज का 10वां हिस्सा रिसोर्सेज लगते थे, आज 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। कौन कैंडिडेट रिसोर्सेज खर्च कर सकता है या किसके पास क्षमता है इलेक्शन लड़ने की, किसने, ये तमाम चीजें, इलेक्शन लड़ना कोई आसान चीज नहीं, बहुत मुश्किल काम हो गया। सर, स्टेटहुड मुद्दा रहेगा क्या? कांग्रेस ने ये बात कही, कांग्रेस ने ऑफिशियली ये बात कही है कि हम तो चाह रहे थे कि स्टेटहुड के रिस्टोरेशन के ऊपर भी पहले पहल हो, फिर चुनाव कराए जाए। किसके? स्टेटहुड के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए, क्या मुद्दा रहेगा? स्टेटहुड का सबसे ज्यादा लड़ाई तो पार्लियामेंट में मैंने ही लड़ी है, किसी भी पार्टी के मुकाबले में कई दिनों तक लड़ी है। तो गवर्नमेंट ने उसी वक्त क्लियर किया था कि हम स्टेटहुड देंगे, ये मान गए थे। पहले तो ले गए थे, लेकिन उसी बिल में चर्चा करने के बाद ये मान गए थे हम स्टेटहुड देंगे। फिर प्रधानमंत्री जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी सभी लीडरों की जम्मू कश्मीर की, उस वक्त में फिर दोबारा से उठाया कि स्टेटहुड मान गए देना। हमने कहा था आप पहले स्टेटहुड दो फिर इलेक्शन। उन्होंने कहा ये नहीं, हम स्टेटहुड देंगे लेकिन पहले इलेक्शन कराएंगे उसके बाद। तो ये उनकी पार्लियामेंट में भी यही स्टैंड है, ऑल पार्टी में भी यही स्टैंड है। तो उसको मैं दोबारा आज कहने से बेकार होगा, क्योंकि एक मानी हुई, जब उन्होंने पहले ही कह दिया, 5 साल पहले भी कहा, 3 साल पहले भी कहा, या 4 साल पहले ऑल पार्टी मीटिंग में, अब उसको आज दोहराने से कोई फायदा नहीं। अब तो इलेक्शन हो गए, अब स्टेटहुड तो होना थी तो हो जाती। लेकिन ये जरूर हम आशा करेंगे कि इलेक्शन के कुछ दिनों बाद सरकार बनने की, जो भी सरकार बने तुरंत बाद स्टेटहुड होनी चाहिए और फुल फ्लेज स्टेटहुड होनी चाहिए। वरना कोई
स्टेटहुड नहीं होगी तो सरकार इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं, और स्टेट के बगैर कुछ बात चलेगी नहीं। और ये स्टेट इतनी पुरानी है, सैकड़ों सालों की है। हमारे देश में सबसे पुरानी स्टेटहुड, बाकी जितने भी स्टेटें हैं वो 47 के बाद जोड़ के 660 या 62 स्टेटों को बनाकर 20-25 स्टेटें बनी थी। तो लेकिन जम्मू कश्मीर 100 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी, 150 साल पहले भी, 200 साल पहले भी स्टेट ही थी। तो इसलिए उसको स्टेट से यूटी बनाना वो उचित नहीं था, वो ठीक नहीं था। तो चलो अब इन्होंने कर लिया, लेकिन अब आशा हम करेंगे कि इलेक्शन के बाद दोबारा से स्टेटहुड हमें मिल जाए। इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पारदर्शिता को लेकर है, 200 ज्यादा अफसरों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, पर कई वहाँ की पार्टियां हैं उन्होंने सवाल उठाया है, आप इसे कैसे? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने ही अभी कुछ हफ्ता भर पहले डायरेक्शन दी थी कि गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के और दूसरे कुछ ऑफिसर को अपने अपनी डिस्ट्रिक्टों से हटा के दूसरे, मैंने यहाँ इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन दी थी। तो मेरे ख्याल में वो स्टेट गवर्नमेंट ने उसी पर अमल किया है। उनको शायद हफ्ता लगा, उनको भी शायद यकीन नहीं था इलेक्शन होगा कि नहीं, इसलिए आज उन्होंने भी जबरदस्त जल्दी 2 घंटों में पूरी लिस्टें निकाली। और 2 घंटों में मुझे नहीं लगता है, पर जरा या तो 1 हफ्ते से वो सोच समझ के किए या जल्दी में बगैर सोची समझे किए। लेकिन ठीक है, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो फिर जो परमानेंट रहेंगे, नॉर्मली एक डीसी एक एसपी को 3 साल मिलते हैं मिनिमम, 2 साल तो कम से कम। हमने इधर देखा है कि 6 महीने ट्रांसफर हो रही है, 2 महीने ट्रांसफर हो रही है। तो वो भी एक काम में बाधा पड़ता है कि अभी उसको मालूम नहीं है, ज्योग्राफिया अपने डिस्ट्रिक्ट का समझ रहा, तब तक ज्योग्राफिया समझ गया, तब तक हिस्ट्री बदल गई। तो ये तमाम चीजें कमी रहती हैं, क्योंकि उसमें फीडबैक ऑफिसर का रहता है। मैं गवर्नर को दोषी नहीं देता हूं, लेकिन जब ट्रांसफरें होती हैं तो उसमें पूरी कैबिनेट का फीडबैक होता और कैबिनेट को एमएलएज का फीडबैक होता। तो वो जरा सोच समझ के ही होता और उनको मालूम भी होता है कि फील्ड में कौन ऑफिसर काम करता है, उसका कंडक्ट और बिहेवियर कैसा रहता है। तो वो इस सिस्टम का जो आज सिस्टम हो, जम्मू कश्मीर में हो, वो पंजाब में हो, यूपी में हो, बिहार में, वो तमाम चीजें कमी रहती है। इसीलिए तो सिस्टम का जमहूरी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे बेहतरीन सिस्टम माना जाता है। ये आज बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या किसी की गवर्नमेंट हो, ये खामियां रहती है उस सिस्टम में। हमारे वक्त में भी जब ये 6 साल 6.5 साल था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो ये खामियां उस वक्त भी थी, हमसे कोई पूछता नहीं था। वो जो ऑफिसर गवर्नर साहब को लिस्ट देते थे वो लिस्ट निकालते थे, तो उसका सर पैर ही नहीं होता था किसी लिस्ट का। तो ये सिस्टम की कमी है, व्यक्ति का कमी या लीडर की कमी नहीं होती। सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो गवर्नर्स को पावर बढ़ाई गई हैं, उनको कल को गवर्नमेंट कोई नई रिफॉर्म होती है तो दोनों में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल लगेगा, कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखो, जब गवर्नमेंट बनेगी, नहीं गवर्नमेंट बनेगी और उसके बाद स्टेटहुड होगी, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो कैबिनेट ट्रांसफर्स करती है, फिर तो गवर्नर के हाथ में नहीं है, फिर तो कैबिनेट ट्रांसफर जितनी भी होती है अलग अलग स्टेटों में अलग है। अब शायद बदल जाए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी दूसरी स्टेटों की तरह एक हो गई आर्टिकल 370 में। बाकी स्टेटों में चीफ मिनिस्टर ही डीसी से लेकर एसपी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर करता था। हमारे जम्मू कश्मीर में एसपी और डीसी से लेकर ऊपर सब कैबिनेट करती थी। तो शायद अब वो बदलाव आएगा, क्योंकि अब स्टेट बन गई और आर्टिकल 370 नहीं है, तो शायद वो सिस्टम भी लगेगी। तो चाहे कैबिनेट करे या चीफ मिनिस्टर करेगी, तो स्टेट बनने के बाद तो बदल जाएगा, उसका उस पावर का कोई मतलब नहीं रहेगा। आजाद साहब, जम्मू कश्मीर में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, पीडीपी है या नहीं इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है कैसे, और एक तरफ बीजेपी है। तो
आपकी पार्टी किस तरफ जाती नजर आ रही है? देखें, अभी तक तो हम 2 साल से, और जो गठबंधन भी हैं, अभी उस गठबंधन का 2-1 महीने से पता नहीं है कि वो है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट में मैं जो सुन रहा हूं उसमें गठबंधन का कोई नाम नहीं। अपनी अपनी जगह सब रीजनल पार्टीज पोस्ट लोकसभा है, लेकिन पूरे जहां जहां राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं, जो महाराष्ट्र है, चाहे हरियाणा है, चाहे हरियाणा के कम ही चांसेस है, क्योंकि ज्यादा पार्टियां जो बनी है महाराष्ट्र में ही बनी है, और झारखंड है और जम्मू कश्मीर, ये असली शक्ल अगले इस हफ्ते में ले लेंगे। इसलिए आज ये कहना मुश्किल होगा। पार्लियामेंट के लिए इकट्ठे होना बड़ा आसान है, लेकिन विधानसभाओं के लिए इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट के लिए प्रधानमंत्री यूपी का हो सकता, बिहार का हो सकता, तमिलनाडु का हो सकता, लेकिन विधानसभाओं में तो वही एक जो भी पार्टी का लीडर है वो मुख्यमंत्री का लीडर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा है नहीं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या बीजेपी, किसी पार्टी के अंदरूनी हालात में दखल नहीं देना चाहता। वो सक्षम है अपना अपना निर्णय लेने का। मैंने स्वयं इतना कहा कि गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बनाना बहुत आसान है। हमने 77 में जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, इलेक्शन हो गया तो उसके बाद जनता पार्टी का नाम ही नहीं हुआ। उसके बाद फिर वीपी सिंह जी के वक्त में गठबंधन हो गया, वो भी 1-1.5 साल में ही खत्म हो गया। तो ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए हैं पार्लियामेंट में। उस वक्त भी जनता पार्टी को लाभ हुआ था, वीपी सिंह जी को भी लाभ हुआ था, इस वक्त भी गठबंधन को लाभ हुआ। लेकिन जब विधानसभा आ जाती है तो वो राष्ट्रीय गठबंधन विधानसभा में रहता नहीं है, क्योंकि उसमें पर्सनल क्लेश है, लीडर्स बहुत है। राष्ट्रीय पार्लियामेंट है, राष्ट्रीय लीडर कोई भी होगा, हमारा तो मंत्री बनेगा ही, और सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री बनेगा। वहां तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लड़ाई है हर स्टेट में और हर पार्टी की, और फिर हर सीट पे क्लैश है, मेरा एमएलए लड़ेगा, इसका एमएलए लड़ेगा। तो इस पोल अलायंस बनते ज्यादा देख रहे हैं प्री पोल से पहले। मैं ये कह नहीं सकता, मैं खाली अंतर आपको बता रहा हूं कि पार्लियामेंट इलेक्शन में अलायंस का होना बड़ा आसान होता है। विधानसभाओं के इलेक्शन में चाहे कोई भी स्टेट की आज हो या कल हो जाए, अगले साल हो जाएंगे, वहां विधानसभाओं में हमेशा मैंने देखा कि नाराजगी बहुत रहती है। वो ज्यादा सीट खा गया, हम हार गए, इसलिए अपने कमजोर सीटें ली, वरना हम जीत जाते। ये सब वहां लड़ाइयां रहती हैं और उसमें फैसले लेने में समय लेते हैं, कोई निकल जाती है, कोई अटक जाती है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि पार्लियामेंट में ये हुआ तो वो आज भी कायम होगा किसी स्टेट में, वो कहना मुश्किल। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।